वीडियो में स्वागत है मेरे प्यार प्यार छात्र। आज का इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का। फिजिक्स विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग में का 39 प्रश्न बताने वाले हैं जो आप सभी बच्चों को 2009 से 2025 तक का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा मेरे प्यार छात्र, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग को कल एग्जाम में पूछेंगे जरूर। नहीं पूछे तो आप लोग मेरे प्यार छात्र मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा। तो देखिए मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो में जितना हम प्रश्न बताते हैं इसमें से 39 में से 1 या 2 प्रश्न आप लोग को परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यार छात्र कि जो भी छात्र मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक नहीं करते मेरे प्यार छात्र, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताने वाले हैं। देखिए मेरे प्यार छात्र, आप लोग प्रश्न को समझकर ही आंसर लगाइएगा, क्योंकि प्रश्न आप लोग को जैसा हम बता रहे हैं ऐसा प्रश्न बिल्कुल नहीं आएगा। इसी तरह से आएगा, लेकिन आप लोग को ऐसा प्रश्न घुमा फिरा के दिया जाएगा जिससे आप लोग को लगेगा कि हम ऐसा प्रश्न तो पढ़े ही नहीं है, ऐसा प्रश्न हमको पढ़ाया ही गया नहीं है। तो क्या करना है, आप लोग हमेशा एक बात को याद रखिएगा कि प्रश्न चाहे कोई भी हो उसे हमेशा दिमाग में एडजस्ट करके और समझदारी से ही आंसर लगाइएगा, क्योंकि अगर एक बार आप लोग गोल चक्कर में घेरा में बंद कर दिए तो उसके बाद वहां से कटिंग नहीं होता है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो भी छात्र अभी तक नए चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो जल्दी से जल्दी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता सरस्वती जरूर लिखिएगा। चलिए, किसके लिए तरंग दैर्घ्य का मान अधिकतम होता है? क्या कह रहा है कि किसके लिए तरंग दैर्घ्य का मान अधिकतम होता है? सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा कि किसके लिए तरंग दैर्घ्य का मान अधिकतम होता है। रेडियो तरंग। क्या होगा? रेडियो तरंग। अब देखिए यहाँ पर बात क्या हो रहा है कि किसके लिए तरंग दैर्घ्य मान अधिकतम होता है, तो रेडियो तरंग। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, रेडियो तरंग। चलिए दूसरा में देख लेंगे कि इनमें से किसका तरंग दैर्घ्य, इनमें से किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है। सभी छात्र देख लीजिएगा इनमें से किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है। सभी छात्र फटाफट से लगाइएगा, इनमें से किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है। 2 का आंसर लगाइएगा, वाय किरणें। क्या होगा? वाय किरणें। प्रश्न क्या कहता है कि इनमें से किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है, तो इनमें से किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है, तो वाय किरणें। क्या होगा? वाय किरणें। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, वाय किरणें। चलिए अगला का बात करेंगे हम तीसरा नंबर में। तीसरा में क्या कहता है, माइक्रो तरंग की आवृत्ति परास क्या होता है। क्या कह रहा है कि माइक्रो तरंग की आवृत्ति परास क्या होता है। सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा कि माइक्रो तरंग की आवृत्ति परास क्या होता है। 3 का सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा, माइक्रो तरंग की आवृत्ति परास, तो 3 का आंसर होगा 3 × 10⁻11 - 3 × 10⁻18। क्या होगा कि माइक्रो तरंग की आवृत्ति परास क्या होता है, सभी छात्र देखिएगा, और इसका आंसर होगा 3 × 10⁻11 - 3 × 10⁻18। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 4 नंबर में। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य परास मीटर में होता है कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य परास मीटर में होता है। सभी छात्र देख लीजिएगा कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य परास मीटर में होता है। 4 का सभी छात्र देख लीजिएगा और फटाफट से कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य परास मीटर में होता है, और 4 का आंसर होगा 6.2 × 10⁻⁻7 - 7.5 × 10⁻⁻7। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य मीटर में होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य परास मीटर में होता है, तो 6.2 × 10⁻7 - 7.5 × 10⁻7। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 5 में। हरा रंग। क्या कह रहा है कि हरा रंग का तरंग दैर्घ्य परास मीटर में होता है। अब देखिए वही प्रश्न दोबारा पूछ दिया कि हरा रंग का परास मीटर में होता है, अभी तो बता ही थे, तो चलिए इसका आंसर लगा ही दीजिए, क्योंकि अभी पीछे हम बता चुके थे 4 नंबर के। हरा रंग था कि लाल रंग था? लाल रंग का यहाँ पर बात किया जा रहा है और यहाँ पर हरा रंग का बात किया जाता है। तो हरा रंग का क्या हो जाएगा कि हरा रंग का तरंग दैर्घ्य का परास मीटर में होता है। सभी छात्र देख लीजिएगा, 5 × 10⁻7 - 5.7 × 10⁻7। प्रश्न क्या कहता है, हरा रंग। पीछे क्या था, तो लाल रंग। अब यहाँ पर है हरा रंग के तरंग दैर्घ्य परास मीटर में होता है, तो 5 × 10⁻7 - 5.7 × 10⁻7। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 6 का।
विद्युत विद्युत चुंबक तत्व के नियम अनुसार प्रकाश की निर्वात में चाल सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में होगी। क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबक तत्व के नियम अनुसार प्रकाश की निर्वात में चाल सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में होगी। सभी छात्र देख लीजिएगा और 6 का तो फटाफट से टिक लाना। प्रश्न क्या कहता है कि विद्युत चुंबक तत्व के नियम अनुसार प्रकाश की निर्वात में चाल सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में होगी। 6 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 6 का आंसर हो जाएगा समान। क्या होगा? समान। प्रश्न क्या कहता है कि विद्युत चुंबकीय के नियम अनुसार प्रकाश की निर्वात में चाल सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में होगी, तो समान हो जाएगी। क्या होगा? समान। ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथ में मैक्सवेल क्या कर रहा है कि मैक्सवेल समीकरण 4 नियमों को निरूपित करता है। इनमें मैक्सवेल एम्पियर नियम संबंधित करता है। सभी छात्र देख लीजिएगा कि मैक्सवेल समीकरण 4 नियमों को निरूपित करता है। इनमें मैक्सवेल एम्पियर नियम संबंधित करता है। सभी छात्र देख लीजिएगा और फटाफट से टिक लगा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्या कर रहा है कि मैक्सवेल समीकरण 4 नियमों को निरूपित करता है। इनमें मैक्सवेल एम्पियर नियम संबंधित करता है। 7 का आंसर होगा एक चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल धारा है। क्या कह रहा है प्रश्न कि मैक्सवेल समीकरण के 4 नियमों को निरूपित करता है। इनमें मैक्सवेल एम्पियर नियम संबंधित करता है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल धारा से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए मेरे प्यारे छात्र, आप लोग का एग्जाम मात्र में कल फिजिक्स है और परसों हिंदी है और तरसों इंग्लिश है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे छात्र की जम के पढ़ाई करिए। सुबह शाम 1 कर दीजिए, दिन रात 1 कर दीजिए, ताकि आप लोग 100 में 100 मार्क ला सके। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र 8 नंबर का सभी छात्र देखिएगा, विस्थापन धारा का मात्रा क्या होता है। क्या कह रहा है प्रश्न में कि विस्थापन धारा का मात्रा क्या होता है। तो विस्थापन धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे एम्पियर। प्रश्न क्या कहता है विस्थापन धारा का मात्रा। विस्थापन धारा का मात्रा होता है एम्पियर। ए में ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे ए में। चलिए 9 में प्रयोगशालाओं की क्या करा है, प्रयोगशालाओं की बैक्टीरिया से मुक्त कराने के उपयोग की जाती है। कि प्रयोगशालाओं के को बैक्टीरिया से मुक्त कराने में उपयोग की जाती है। सभी छात्र देख लीजिएगा 9 का और फटाफट से टिक लगाइएगा कि प्रयोगशालाओं को बैक्टीरिया से मुक्त कराने के उपयोग की जाती है। 9 का सभी छात्र देख लीजिएगा अल्ट्रावायलेट किरणें। क्या होगा? अल्ट्रावायलेट किरणें। प्रश्न क्या कहता है प्रयोगशालाओं को बैक्टीरिया से मुक्त कराने में उपयोग की जाती है। 9 का सभी छात्र देख लीजिएगा और फटाफट से कमेंट बॉक्स में छापना है कि प्रयोगशालाओं को बैक्टीरिया से मुक्त कराने के उपयोग की जाती है अल्ट्रावायलेट किरणें। अल्ट्रावायलेट किरणें ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए मेरे प्यारे छात्र, आप लोग को पता ही होगा इंटरनेट कनेक्शन की वजह से कितनी प्रॉब्लम आती है। ना मेरा क्वेश्चन एडिट हो पा रहा था, ना मेरा वीडियो अपलोडिंग हो पा रहा था। इसी वजह से हम आप लोग को क्वेश्चन नहीं दे रहे थे। तो आज जो है इंटर कनेक्शन काम किया, इस वजह से हम आप लोग का और आप लोग का कल एग्जाम है फिजिक्स का, तो इसीलिए हम सोचे कि आप लोग का फिजिक्स का क्वेश्चन बता दे ताकि आप लोग का कुछ काम आ जाए। चलिए 10 नंबर में देख लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर होती है। कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर होती है। क्या कह रहा है? कालांतर होती है। सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा, कमेंट में जय माता सरस्वती जरूर लिखिएगा कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर होता है। 10 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 10 का आंसर हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 0। क्या होगा? 0। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 11 में क्या कह रहा है अवरक्त किरण इन क्षेत्रों के मध्य स्थित है। क्या अवरक्त किरण इन क्षेत्रों के मध्य स्थित है। सभी छात्र देख लीजिएगा अवरक्त किरण इन क्षेत्रों के मध्य स्थित है। 11 का सभी मेरे प्यारे प्यारे छात्र देख लीजिएगा और 11 का फटाफट टिक लगाइएगा सूक्ष्म तरंग एवं दृश्य प्रकाश के बीच। क्या कर रहा है कि सूक्ष्म तरंग एवं दृश्य प्रकाश के बीच। सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा प्रश्न क्या कहता है कि अवरक्त किरणों इन क्षेत्रों में मध्य स्थित है। अवरक्त किरणों इन क्षेत्रों में मध्य स्थित है सूक्ष्म तरंग एवं दृश्य प्रकाश के बीच। सूक्ष्म तरंग एवं दृश्य प्रकाश के बीच। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 12 में कि निम्न में से किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होती है। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होती है। सभी छात्र देख लीजिएगा निम्न में से किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होती है। 12 को जगह गामा रे। क्या होगा? गामा रे। प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होती है। तो गामा रे। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे गामा रे। चलिए अगला देख लेंगे हम 13 में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व U हो तो। क्या कर रहा है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व U हो तो डैश होता है। सभी छात्र देख लीजिएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व U हो तो डैश होता है। 13 का आंसर लगाइएगा UE स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे हम 14 में
कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत ऊर्जा VE तथा चुंबकीय ऊर्जा UB हो तो डैश होता है। क्या कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत ऊर्जा VE तथा चुंबकीय ऊर्जा UB हो तो डैश होता है। 14 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 14 का आंसर होगा UE बराबर UB। क्या होगा? UE बराबर UB। प्रश्न क्या कहता है एक बार देख लीजिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत ऊर्जा VE तथा चुंबकीय ऊर्जा UB हो तो UE बराबर UB। UE बराबर UB। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 15 में देख लेंगे हम क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संरचना की दिशा क्या होती है। अब देखिए यहाँ पर बात किया जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की संरचना की दिशा क्या होती है। सभी छात्र देख लीजिएगा और फटाफट से लगाइएगा टिक। प्रश्न क्या कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की संरचना की दिशा क्या होती है। 15 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर के समांतर होता है। क्या कह रहा है कि द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर के लिए समांतर होता है। सभी छात्र देख लीजिएगा और फटाफट से टिक लगाइएगा। प्रश्न क्या कहता है एक बार देख लीजिए कि द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर के समांतर होता है। के समांतर होता है? ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 16 में चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E के अनुपात B/E का मात्रक डैश होता है। क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E के अनुपात B/M का मात्रक डैश होता है। सभी छात्र याद रखिएगा इस प्रश्न को। और प्रश्न क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E के अनुपात B/E का मात्रक क्या होता है। 16 का सभी छात्र देखिएगा और 16 का आंसर हो जाएगा SM-1। प्रश्न क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E के अनुपात B/E का मात्रक होता है SM-1। SM-1 ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 में नामांकित में किसे महत्तम बोधन क्षमता है। क्या कह रहा है निम्नलिखित नामांकित में से किसे महत्तम बोधन क्षमता है। 17 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 17 का आंसर होगा डेल्टा किरणें। क्या होगा? डेल्टा किरणें। प्रश्न क्या कहता है कि नामांकित में किसे महत्तम बोधन क्षमता है। कि नामांकित में से किसे महत्तम बोधन क्षमता है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। नामांकित में से किसे महत्तम बोधन क्षमता है। डेल्टा किरणें। चलिए 18 का कि निर्वात में संचारित विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र को निम्नलिखित समीकरण से व्यक्त किया जाता है। ई बराबर EO इंटू साइन WT माइनस KX बराबर BO साइन WT माइनस KX। तब क्या होगा? देखिए प्रश्न कितना हार्ड है मेरे प्यारे छात्र, समझने वाला है कि निर्वात संचारित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित समीकरण से व्यक्त किया जाता है। जैसे कि E बराबर EO इंटू साइन WT माइनस KX इंटू B बराबर BO साइन WT माइनस KX। तब क्या होगा? 18 का सभी छात्र देखिएगा और 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? EO के बराबर BOW। EO के बराबर BOW ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 19 का एक्स किरण की आवृत्ति परास कौन सी है। अब देखिए यहाँ पर बात किया जाता है एक्स किरण की आवृत्ति परास कौन सी है। सभी छात्र देख लीजिएगा और फटाफट से लगाइएगा कि एक्स किरण की आवृत्ति परास कौन सी है। 19 का सभी छात्र देखिएगा और 19 का आंसर लगाइएगा। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 × 10⁻18 माइनस 3 × 10⁻16। क्या कह रहा है कि एक्स किरण की आवृत्ति परास कौन सी है। 3 × 10⁻18 माइनस 3 × 10⁻16। प्रश्न एक बार देख लीजिए कि एक्स किरण की आवृत्ति परास कौन सी है। 3 × 10⁻18 माइनस 3 × 10⁻16 ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 20 में रेडियो तरंग की आवृत्ति परास क्या है। क्या कर रहा है कि रेडियो तरंग की आवृत्ति परास क्या है। 20 का सभी छात्र देखिएगा और 20 का आंसर होगा 3 × 10⁻8 माइनस 3 × 10⁻18। क्या कह रहा है कि रेडियो तरंग की आवृत्ति परास क्या है। 3 × 10⁻8 माइनस 3 × 10⁻18। 20 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 20 में प्रश्न क्या कहता है कि रेडियो तरंग की आवृत्ति परास तो 3 × 10⁻8 माइनस 3 × 10⁻18 ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 21 में 21 में क्या कह रहा है कि ऐसी रेडियो तरंग जिनकी आवृत्ति टेलीविजन सिग्नल से ज्यादा होती है क्या कही जाती है। क्या कह रहा है कि ऐसी रेडियो तरंगें जिनकी आवृत्ति टेलीविजन सिग्नल से ज्यादा होती है क्या कही जाती है। 21 का सभी छात्र देख लीजिएगा और फटाफट से लगाइएगा प्रश्न। क्या कह रहा है
ऐसी रेडियो तरंगे जिनकी आवृत्ति टेलीविजन सिग्नल से ज्यादा होती है क्या कही जाती है? 21 का हो जाएगा माइक्रोवेव। क्या होगा? माइक्रोवेव। प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए कि ऐसी रेडियो तरंगे जिनकी आवृत्ति टेलीविजन सिग्नल से ज्यादा होती है क्या कही जाती है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 22 का। बहुमूल्य नंगे पत्थरों की पहचान में कौन सा सहायक होती है? क्या कह रहा है कि बहुमूल्य नंगे पत्थरों में की पहचान में कौन सा सहायक होती है? 22 का हो जाएगा एक्सरे। क्या होगा? एक्सरे। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे एक्सरे। चलिए 23 में कि गामा किरणें की आवृत्ति प्रास हर्ट्ज में होता है। क्या कह रहा है कि गामा किरणें की आवृत्ति प्रास हर्ट्ज में होता है। सभी छात्र देख लीजिएगा 3 × 10⁻21 माइनस 3 × 10⁻18। क्या कह रहा है कि गामा किरणें की आवृत्ति प्रास हर्ट्ज में है तो 3 × 10⁻21 माइनस 3 × 10⁻18। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 24 में कि विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति इनके द्वारा होता है। क्या करें कि विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति इनके द्वारा होती है। सभी छात्र देख लीजिएगा और फटाफट से टिक लगाइएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति इनके द्वारा होती है। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक त्वरित आवेश। क्या होगा? एक त्वरित आवेश। प्रश्न क्या कहता है सभी छात्र देखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति इनके द्वारा होता है तो एक त्वरित आवेश। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे एक त्वरित आवेश। चलिए अगला देख लेंगे हम 25 में कि का विमा सूत्र होता है कि का विमा सूत्र होता है। सभी छात्र देखिएगा कि एल स्क्वायर टी माइनस टू ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ये प्रश्न पूछेंगे। चलिए अगला देख लेंगे 26 में माइक्रो तरंग वे विद्युत चुंबकीय तरंग है जिनकी आवृत्ति परास है। कि माइक्रो तरंग वे विद्युत चुंबकीय तरंग है जिनकी आवृत्ति परास है। सभी छात्र देख लीजिएगा 26 का आंसर लगाना है कि माइक्रो तरंग वे विद्युत चुंबकीय तरंग है जिनकी आवृत्ति परास है। 26 का लगाना है जीगा हर्ट्ज। प्रश्न क्या कहता है एक बार समझ लीजिए कि माइक्रो तरंग वे विद्युत चुंबकीय तरंग जिनकी आवृत्ति परास है जीगा हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे जीगा हर्ट्ज। चलिए 27 में त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। चलिए मेरे प्यारे बताइए कि त्वरित आवेश उत्पन्न करता है तो त्वरित आवेश उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रश्न क्या कहता है कि त्वरित आवेश उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 28 में इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्ध्य होता है? क्या कह रहा है कि इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्ध्य होता है। सभी छात्र देख लीजिएगा प्रश्न क्या कहता है समझ लीजिए और 28 का फटाफट से लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी में डेल्टा किरणें। क्या होगा? डेल्टा किरणें। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे डेल्टा किरणें। चलिए अगला देख लेंगे हम 29 में कि विद्युत चुंबकीय तरंग डैश होता है। कि विद्युत चुंबकीय तरंग डैश होता है। सभी छात्र देखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ। क्या कर रहा है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है अनुप्रस्थ तरंग। विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 30 में कि इनमें से कौन सा अवरक्त तरंग दैर्ध्य है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा अवरक्त तरंग दैर्ध्य है। 30 का सभी छात्र देखिएगा 10-4 सेंटीमीटर। 10-4 सेंटीमीटर। प्रश्न क्या कहता है कि इनमें से कौन सा अवरक्त तरंग दैर्ध्य है तो 10-4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए लगाएं। चलिए 31 में यदि एक्स किरणें वाई किरणें तथा पराबैंगनी किरणें की आवृत्ति क्रमशः a, b तथा c हो तो तब डैश होता है। क्या कह रहा है मेरे प्यारे छात्र कि यदि एक्स किरणें वाई किरणें तथा पराबैंगनी किरणें की आवृत्ति क्रमशः a, b तथा c हो तब क्या होता है? 31 का सभी छात्र लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम क्या कह रहा है 32 में कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग हवा में होता है। कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग हवा में होता है। सभी छात्र एक बार कमेंट में जय माता सरस्वती लगा दीजिएगा क्योंकि आप लोग का एग्जाम है मेरे प्यारे छात्र। अगर सरस्वती माता को दिल से मानते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा मेरे प्यारे छात्र क्योंकि सरस्वती माता की कृपा से आप लोग एग्जाम में 100 मार्क लाइएगा। क्या करेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग हवा में होता है। 32 का लगाना है विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग हवा में होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग हवा में होता है। ऑप्शन नंबर बी लगाना है। चलिए 33 में कि विद्युत चुंबकीय तरंग का संरचना क्या है। कि विद्युत चुंबकीय तरंग का संरचना क्या है। 33 का हो जाएगा दोनों की लंबवत होता है। क्या होगा? दोनों की लंबवत होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का संरचना होता है दोनों के लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे दोनों के लंबवत होता है। चलिए अगला देख लेंगे हम 34 में क्या कह रहा है
इनमें से कौन सा गलत कथन है, इनमें से कौन सा गलत कथन है, सभी छात्र देखिएगा इनमें से कौन सा गलत कथन है। 34 का लगाना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के वेग सभी माध्यमों में समान होती है। क्या कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग सभी माध्यमों में समान होती है, ऑप्शन नंबर सी। ये 35 में दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण क्या है। अब दूर, यहाँ से कहीं दूर जा रहे हैं तो उसके लिए कौन सा उपयुक्त संचार होना चाहिए, तो उसके लिए होना चाहिए माइक्रो तरंग। क्या होगा, माइक्रो तरंग। क्या कह रहा है, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण माइक्रो तरंग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 36 कि माइक्रो तरंग की आवृत्ति क्या होगा, सभी छात्र देखिएगा माइक्रो तरंग की आवृत्ति होती है रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक। क्या कर रहा है प्रश्न कि माइक्रो तरंग की आवृत्ति क्या होती है, तो माइक्रो तरंग की आवृत्ति होती है रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए 37 में कि विद्युत चुम्बकीय तरंग से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती है, कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती है, तो सभी छात्र देख लीजिएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी गुण प्रदर्शित नहीं करता है। क्या कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय का कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी लगाना है। चलिए अगला करें। देखिए मेरे पास ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है और जितना पता है उतना ही करना है, क्योंकि दिमाग लगाने के बाद आप लोग को फेल होना पड़ जाएगा। चलिए 38 में देख लेते 1/2 ई स्क्वायर के विमीय सूत्र के समतुल्य विमा राशि क्या होता है, सभी छात्र देख लीजिएगा बी स्क्वायर बटे दो यू ओ। क्या कह रहा है प्रश्न कि 1/2 ई स्क्वायर के विमीय सूत्र के समतुल्य विमा की राशि क्या होगा, तो बी स्क्वायर बटे 2UO, ऑप्शन नंबर ए लगाना है। और लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे छात्र। लास्ट प्रश्न देखने से पहले आप लोग जितना हो सके उतना मेरे प्यार से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, बस इतना ही करिए मेरे प्यार साथ कि मेरा वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। चलिए लास्ट का देख लेते हैं कि किसी विद्युतीय चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 केवी है। यह विकिरण जिस क्षेत्र में संबंधित वह डैश होता है। क्या कर रहा है कि किसी विद्युतीय चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 केवी है। यह विकिरण जिस क्षेत्र में संबंधित है वह क्या है। देखिए मेरे प्यारे छात्र प्रश्न यह पूछेंगे कि किसी विद्युतीय चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 केवी है। यह विकिरण जिस क्षेत्र में संबंधित वह क्या है, वह एक्स किरण। क्या है, एक्स किरण, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए मेरे प्यार छात्र इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा मेरे प्यार छात्र, और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यार छात्र। आप लोग से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, धन्यवाद।